जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हम वीकली करंट अफेयर के इस सत्र में नवंबर माह के जो तीसरे हफ्ते के हम करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करंट अफेयर का सेशन इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से रखा गया है, लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ हफ्ते और कुछ महीनों में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न मैंने आज आप लोगों के बीच में रखा है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो कि प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, उससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे हम बल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम पिछला सत्र रिवीजन करके इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों के बीच में इसे भेजें ताकि वो सफल हो सके, और सफल होगा तो हम भी सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं सारी बातें अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। तो आइए अपना पहला प्रश्न चालू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा। नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मनस्पटल पे, हमारी सोच में ये आना चाहिए कि ये नई चेतना अभियान है क्या। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भारत में जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस हो रहा है, जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि महिला पुरुष, पुरुष महिला, इन सभी बीच जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो जेंडर बेस्ड, उसको जो है खत्म करना, उसमें विराम लगाना, इस जो है मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्लियर? तो आइए देखें कि कौन कौन सा मंत्रालय है। तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है क्या? नहीं। ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय है क्या? यस, यही आंसर होगा इसका। ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया है। हमारे आज भी देखें हम भारतवर्ष में कि अधिकतम भाग भारत का वो गांव में, ग्राम में मतलब निवास कर रहा है। विलेज एरिया ज्यादा है भारत में, और वहां हमें जेंडर बेस्ड जो है, क्या बोलते हैं, अनइक्वालिटीज जो है देखने को मिलती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्लियर है? आइए इसके स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन को देखें कि जैसा कि मैंने बताया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर से नई चेतना 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो कि चालू किया जाएगा। इस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों को सामूहिक रूप से मदद करना है। कैसे मदद करेंगे? तो जो भी पीड़ित है, पीड़िता है, उनको सामूहिक रूप से बहुत सारे विभिन्न कार्यों में संलग्न कराना, उनको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना, उनको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक जो है आपका सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान का 34 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब दोनों 34 देखेंगे हम, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप इसको देख सकते, समझ सकते हैं। 23 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा इसका। क्लियर है? तो इतना समझ में आया। 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। नई चेतना 2.0 जेंडर आधारित हिंसा पे चर्चा है, मतलब उन लोगों का सहयोग करना है, सॉरी, और आपका हमारे भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसे जो है लाया गया है। ठीक है, 2 को छोड़ के बस। क्लियर? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फ्रॉड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मतलब निम्नलिखित का संबंध किससे है? प्रश्न में थोड़ा सा मतलब गलती है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क पड़ता है कि लॉस एंड डैमेज फ्रॉड क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में औद्योगिकरण, मनुष्य का या इंसान का, ह्यूमन बींग्स का पर्यावरण के प्रति झुकाव ना होना, पर्यावरण का
पर्यावरण की जो स्थिति है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसकी स्थिति जो है वो दिन पर दिन क्या होते जा रही है, बदतर होते जा रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये लॉस एंड डैमेज फंड का जो है निर्माण किया गया है, जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और ये हमारा COP28 में जो है इसे रखा गया था, जिसका आयोजन मैं बता सकता हूं कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगा। तो इसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जलवायु परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए। क्लियर है? तो आपको इतना समझ में आया होगा। COP19 होगा भाई, है ना? ठीक है, COP19 याद रखेंगे इसको। क्लियर? COP28 का आयोजन जो है वो 30 नवंबर से आपका 12 दिसंबर तक चला था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लॉस एंड डैमेज कब लाया गया था, तो COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में हुआ था। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो आपका COP या जिसे COP कहा जाता है, COP28 जो होगा उसमें इसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूछने लायक प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से ITBP के महानिदेशक कौन है? तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि अनीश दयाल सिंह, क्या नाम है इनका? अनीश दयाल सिंह जी जो है ITBP के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और मैं अगर बात करूं तो ITBP की इंडो तिब्बतियन आपका बॉर्डर पुलिस ITBP 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ITBP के जवानों के साथ हिमाचल प्रदेश में लेपचा में दिवाली त्योहार मनाए थे। क्लियर है? क्लियर? तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे मतलब मधुमेह डे कब, मतलब दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं हमेशा जो है एक दिवस से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बीच में हमेशा लेकर आता हूं। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है प्रश्न आप जरूर याद करा करिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं बता दूं कि 14 नवंबर को, हर साल 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। आइए इसके डायनेमिक पोर्शन में चर्चा कर लें। देख सकते हैं आप कि हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस बनाने की घोषणा की थी। हर साल 14 नवंबर को इसे मनाया जाता है। थीम क्या था? तो इस साल का थीम है डायबिटीज दिवस का एक्सेस टू डायबिटीज केयर। क्या करना है? एक्सेस टू डायबिटीज केयर, इसका इस साल का जो है थीम है। क्लियर है? इंसुलिन की खोज 1921 में कनाडा के शोधकर्ताओं ने फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने की थी। ठीक है, इंसुलिन डायबिटीज का इलाज में मदद करता है। आप लोग साइंस में जब पढ़ते हैं कि डायबिटीज कैसा है, एक कैसी बीमारी है जो हमारे शरीर में शर्करा या शक्कर के पाचन को क्या कर देता है, आपका स्तब्ध कर देता है, बंद कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर व्यक्ति को, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उसको हाई BP और डायबिटीज की शिकायत आने लग जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। कोलंबिया में कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ के जो एक बहुत बड़े आर्मी मतलब आपके मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, उनको जो है बहुत सारे खेलों में पदक मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर में क्रॉस ट्रंक स्पर्धाओं में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और कहाँ हो रहा है ये? तो अभी मैंने बताया कि कोलंबिया में हो रहा है। ठीक है, 42वें क्रम का है ये। कितने नंबर का है? 42 नंबर का है। क्लियर है? तो इसे आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला है, आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आईना पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ लिखाया होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मतलब आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। अब अगले पेज में हम ये देखेंगे कि आखिर ये क्यों स्टार्ट किया गया है। तो देख सकते हैं आप कि हाल ही में 5 जो आधार पर इस पोर्टल को बनाया गया है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के अनुसार, वित्त फाइनेंस योजना, ठीक है, क्या क्या स्कीम है, नागरिक केंद्रीय शासन, बुनियादी सेवाओं में वितरित जुड़े सारे संकेतों के आधार पर बनाया गया है, जो कि क्या करेगा, शहर या देख सकेंगे कि वो दूसरे शहरों की तुलना में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कि एक ऐसा पोर्टल, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें सभी शहरों को एक साथ ला के रखा जाएगा और तुलना
तुलनात्मक रूप से वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक होंगे और विकास और बेहतर बढ़ेगा। जैसे कि आपके छात्र जीवन में भी यही एक उदाहरण है कि आप जब पढ़ते रहते हैं और आपका साथी थोड़ा और पढ़ने लग जाए तो आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये पोर्टल जो है ये मुख्य रूप से यही काम करने वाला है। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ें। अगला है, अब हम नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आपके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो महेंद्र सिंह धोनी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। महेंद्र सिंह धोनी को प्रमोशनल और आपका मार्केटिंग एरिया दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं मार्केटिंग, SBI मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेनिंग के लिए इन्हें रखा गया है। ठीक है, ये हमारे भारत देश के भूतपूर्व कप्तान रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 और 50 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? श्री दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। और 1949 याद रखना है साथियों, 1949 में जो है वो किसका आपका सेंट्रलाइजेशन हुआ था? तो RBI का हुआ था। किसका हुआ था? RBI का। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 78 सत्र के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र इस बार जो है वो क्या प्रणय लिया है, क्या उद्देश्य दिया है कि वैश्विक स्तर पर शांति, मानवाधिकार और सतत विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्या है उसे दूर करना। संयुक्त राष्ट्र के 78वें क्रम के सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस। कहाँ ये आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वहीं से आपका संचालित किया गया था। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदरी, ये जो है इंटरनेशनल आप देख सकते हैं करंट अफेयर। मलेशिया के नरेश चुने गए हैं। कहाँ के नरेश चुने गए हैं? तो मलेशिया, याद रखना है साथियों, मलेशिया के नरेश कौन है? तो इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। क्लियर है, देख सकते हैं आप, सुल्तान सिकंदर जो है, इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, इन्हें बनाया गया है। क्लियर, आगे बढ़ें। तो मलेशिया के शाही परिवार में सुल्तान नियुक्त किया गया है। दरअसल साथियों बात ऐसी है कि यहाँ कुल 9 परिवार होते हैं। 9 परिवार है, मतलब शाही परिवार। उनके प्रतिनिधि जो है वो क्रमबद्ध क्रम, मतलब हर 5 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। तो इस बार इनकी पारी है। तो किनका नाम? इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। क्लियर है, याद रहोगा, इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट फीफो को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इनकी बहुत ही अच्छी देश के प्रति समर्पित रणनीतियों और नीतियों के आधार पर इनका चयन किया गया है, मतलब इन्हें जो है फिर से मौका दिया गया है, ये कहा जा सकता है। तो ये जो है स्लोवाकिया के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, स्लोवाकिया कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जो कि यहाँ जो रॉबर्ट फीफो है वो मुख्य रूप से चौथी बार, कितनी बार? चौथी बार जो है उनको यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात ऐसी है कि मैं आप लोग को स्लोवाकिया दिखाता हूँ। स्लोवाकिया तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मान के चलो ये यूरोप महाद्वीप ऐसे करके, सॉरी, यूरोप महाद्वीप वर्ल्ड मैप में ये एशिया हो गया और यहाँ पर यूरोप है। यूरोप महाद्वीप में यहाँ स्लोवाकिया है और यहाँ रूस मिलेगा और यहाँ यूक्रेन मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उन सभी युद्धों से ये अपने देश को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर, बेहतर तरीके से सुनियोजित कर, बेहतर तरीके से प्रबंधित कर अपने देश को अच्छी नीति चलाने, अच्छे तरीके से चलाने में सफल रहे हैं। इसलिए इनको चौथी बार मौका दिया गया है। क्लियर। अगला है, हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है? तो बे ऑफ बंगाल में स्थित जितने भी देश हैं जो कि आर्थिक सहयोग के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, उन्हीं संगठन का नाम है, उसी संगठन का नाम है बिम्स्टेक। और ये बिम्स्टेक के जो महासचिव बने हैं उनका नाम है इंद्रमणि पांडे जी। ये आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देख सकते हैं कि इंद्रमणि पांडे जी बिम्स्टेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। और बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक में को टोटल कितने देश हैं? तो 7 देश हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नहीं कोऑपरेशन, क्लियर। तो इसे आप याद रखना है आपको, क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो महासर्वेक्षक 1815 से अंग्रेजों के जमाने से सेलेक्ट होते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारे भारत में स्थित विभिन्न विभागों का सर्वेक्षण कर प्रदान करते हैं। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना, जिसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। 1815 में सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट बोलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और हितेश कुमार मकवाना इस बार के महासर्वेक्षक भारत के हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं, त्रिपुरा और ओडिशा के राज्यपाल के रूप में लोगों को, मतलब 2 राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो रघुवर दास कहाँ के हैं? रघुवर दास जो है वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा मेरे साथियों। और उड़ीसा के राज्यपाल होते हुए हमें यह भी पता होना चाहिए कि त्रिपुरा का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो त्रिपुरा का वर्तमान राज्यपाल है श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, इनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो 2 राज्यपाल नियुक्त किए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से वर्तमान में जो भी आपका एग्जाम होगा उससे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, क्लियर है। उसके साथ राज्यपाल से स्टैटिक पोर्शन में क्या प्रश्न पूछेगा? राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 165 में पदावधि है, 157 और 58 में पात्रता है, वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की वर्ष का हो, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधानसभा में सदस्य नहीं होना चाहिए। 159 में शपथ है और 161 में क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी ये दिखाई दे रहे हैं, श्रवण साध्यम कहते हैं, तो इन्हें नियुक्त किया गया है। बीआरओ क्या काम करता है? तो भारत में सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करता है, क्लियर है। कौन से क्रम के हैं? तो 28 नंबर के हैं, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर है। सारी चीजें गौर से अपना नोट्स तैयार करते जाएंगे, क्लियर। हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको चुना गया है, मतलब तो मालदीव के बनाए गए हैं ये, ठीक है। लेकिन इनकी नीति थोड़ी सी ठीक नहीं रही है, इसमें थोड़ा चर्चा करना अनिवार्य है। मोहम्मद मुइज्जू कहते हैं कि इंडिया आउट का नारा इन्होंने दिया है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ लिख देता हूं मैं, इंडिया आउट का नारा दिया है इन्होंने। दरअसल बात ऐसी है कि मालदीव के क्षेत्र में मुख्य रूप से भारतीय सेना तैनात रहती है, और तैनात रहने की वजह से जो पहले इनके साथ जो लड़ रहे थे राष्ट्रपति चुनाव, उनका नाम है मोहम्मद सोलिह, वो इंडिया फर्स्ट का नारा देते थे। और कोई सा भी देश तभी तरक्की करेगा जब वो अपने आपसी देशों के साथ बेहतर तरीके से क्या कर सके, कोलैबोरेशन करे, एक दूसरे का साथ दे। जैसे कि मैंने बीमस्टेक की बात करी, बहुत सारे संगठन होते जैसे बार्क है, ये सभी देश एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो उसी प्रकार की नीति होनी चाहिए। तो ये काफी लाइमलाइट में थे, क्लियर है, ठीक है। मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव देश का क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति चुना गया है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, राजधानी माले है, राजभाषा इसकी महल है या द्विदेही है, मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया है, क्लियर। आगे बढ़े, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक भी कहा जाता है, इन्हें कहा जा सकता है, विवेक भसीन जी को वर्तमान में बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का क्या बनाया गया है? तो निदेशक नियुक्त किया गया है, क्लियर है। 1954 में क्या बना था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई में इसका मुख्यालय है, स्थित ये है। और भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक अगर कहा जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, क्लियर है मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आप देख सकते हैं कि थरमन शनमुगारतम को जो है नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा। इंडोनेशिया भी भारत का एक बहुत ही बेहतर पड़ोसी देश है। थरमन शनमुगारतम जो है वर्तमान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, क्लियर।
आगे बढ़े। ओहो, ब्लैंक पेज आ गया, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं जो कि हमारा पिछला रिवीजन सेशन था। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले करंट अफेयर देखा, फिर उसके बाद प्रमुख नियुक्ति देखी, और एक ही सत्र में हम इसे रिवाइज भी कर लेंगे। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी अब तटीय क्षेत्र हैं या समुद्र क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र मतलब आपका स्थित स्थल है, उनमें जागरूकता पैदा करना अगर सुनामी जैसी घटना हो जाए तो। क्लियर है? तो इसे मनाया जाता है। क्लियर, 5 नवंबर को। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है आपका लाइनर लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? तो कोस्ट सेरेना हमारा भारत का पहला स्वदेशी क्या है? क्रूज है। क्लियर, ये क्या हो गया भाई? चलो, एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान में था। क्लियर है? याद रखना है आपको, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 1967 बना था और भारत जो है सेकंड स्थान में रहा है, चाइना पहला रहा है, साउथ कोरिया थर्ड रहा है। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल समारिया जी, जो कि राजस्थान से हैं, और सूचना आयोग में सूचना आयुक्त 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के रह सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो भारत ने जीता है, नन अदर देन हमारी भारतीय महिलाएं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? सॉरी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का है ना, तो चिली बना है, जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने समझाया था आप लोगों को। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है साथियों? जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बिहार है। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, वहां की जातियों पर आधारित जनगणना कर रहा है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में बैटिंग में पहला पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो शुभमन गिल है। और आपका बॉलिंग में कौन है? तो मोहम्मद सिराज है। क्लियर, आगे बढ़ें। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है? तो एग्रीकल्चर 24/7, मतलब कृषि आपका 24/7 इसका नाम है। क्लियर है? सभी प्रकार से ये इंफॉर्मेशन प्रदान किया जाएगा। और ये तो मैंने बताया, आपका हितेश कुमार मकवाना जी को महासर्वेक्षक बनाया गया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर को होता है। क्लियर है? 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ और बाकी बहुत सारे राज्य हैं जो कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए थे। तो इस प्रकार से आज का हमारा सत्र कंप्लीट होता है। कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास करंट अफेयर के अपडेट ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।